हाय एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम वर्क पावर एनर्जी का रिवीजन करेंगे कंप्लीटली जेई मेन को ध्यान में रखते हुए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इस पर्टिकुलर एक सवा घंटे के लेक्चर में मैं आपने अपने +1 में वर्क पावर एनर्जी जितना भी डिटेल में पढ़ा है वो सारे पॉइंट्स में अच्छे से आपको रिवाइज कराऊं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रीजन आगे जाके रोटेशनल मोशन में, ग्रेविटेशन में, फ्लूइड मैकेनिक्स में, एसएचएम में वर्क पावर एनर्जी के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। तो अगर ये पर्टिकुलर चैप्टर आपका थोड़ा सा भी कॉन्सेप्चुअली वीक है तो आगे वो कॉन्टिन्यूसली प्रॉब्लम बनी रहती है। सो लेट अस स्टार्ट वर्क पावर एनर्जी। अच्छे से रिवाइज करना और इसके बाद मैं अगले वीडियो में, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अगले वीडियो में पिछले सालों में जेई मेन में या और भी जो भी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के प्रॉब्लम है, मतलब आई विल ट्राई टू सी कि हर वेराइटी का प्रॉब्लम उस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर हो जाए। दैट विल बी नेक्स्ट वीडियो। इसमें हम सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स रिवाइज करेंगे विद सर्टेन एग्जांपल्स। वर्क पावर एनर्जी में सबसे पहले जो आता है दैट इज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स है। आप चेक करो क्या वो फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होने चाहिए। कई बारी आपको खाली मैग्नीट्यूड कांस्टेंट दिख रहा होता है फोर्स का, आप उसे कांस्टेंट फोर्स समझ लेते हो। मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी। अगर उस फोर्स के दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट हैं देन यू कैन राइट डायरेक्टली दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहां पे जो आर है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है यानी फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। मान लो हमने एक पार्टिकल को x1 y1 z1 से x2 y2 z2 तक डिस्प्लेस किया तो ये d2 वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस ये आ जाएगा z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें एक कांस्टेंट फोर्स गिवन है लाइक दिस 3 आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये कांस्टेंट फोर्स है। क्यों कांस्टेंट फोर्स है? क्योंकि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इस पर्टिकुलर फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और इस पर्टिकुलर फोर्स का डायरेक्शन भी कॉस अल्फा, जो इसका डायरेक्शन एंगल आ रहा है इस फोर्स का एक्स एक्सिस के साथ कॉस अल्फा, वो कितना आएगा 3 अपॉन इसका मॉड कॉस बीटा कितना आएगा, थोड़ा सा इसी बहाने वेक्टर रिवाइज हो जाएगा। कॉस बीटा की वैल्यू आएगी -2 अपॉन इस वेक्टर का मॉड कॉस गामा की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर मॉड ऑफ एफ। तो ये क्योंकि एक कांस्टेंट फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। एंड लेट अस सपोज दैट हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक पार्टिकल को हमने 1, 2, 4 से डिस्प्लेस किया 6, 7, 8 तक। वर्क डन बताओ। देन दिस वर्क डन डायरेक्टली इज फोर्स वेक्टर है 3 आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप डॉट आप 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा 5 आई कैप। हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, दिस इज 6 माइनस 1, 7 माइनस 2 भी कितना आ जाएगा 5j कैप, 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा 4 के कैप। तो यहां से वर्क डन आ जाएगा 3 इंटू 5 15 आई कैप के कोएफिशिएंट्स जे कैप मल्टीप्लाई होगा, दिस इज -10 प्लस 8। यहां से हम वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये पहला हो गया। वर्क डन आप कैलकुलेट कर रहे हो फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट। मैं दोबारा रिमाइंड करा रहा हूं कि दैट फोर्स मस्ट बी कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगर मान लो इस तरह से क्वेश्चन आया जहां पे हमें लॉज ऑफ मोशन और थोड़ा सा फ्रिक्शन का मिक्स करके, बेस्ड ऑन दिस मैं अभी पहला पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं जहां पे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स को हम रिवाइज कर रहे हैं। लेट अस से क्वेश्चन इज लाइक दिस, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये एक वेज है, ठीक है, इस वेज का एंगल सपोज हमें गिवन है 37 डिग्री और ये वेज आगे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी इस पूरे सिस्टम की 0 थी। यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है 3 kg का, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ। हमें ये बताना है कि नॉर्मल फोर्स ने, ये जो वेज इस ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स दे रहा है, सो वी हैव टू फाइंड वर्क बाय n इन लेट अस से 3 सेकेंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट।
ओके आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन का रिवीजन आप कर चुके हो। तो वर्क पावर एनर्जी में बस आपको वो नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है और डॉट प्रोडक्ट लेना है दोनों का। तो वंस यू कैन ट्राई देन आप सोल्यूशन देखना। तो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ईजी हो गया। ईजी इसलिए हो गया क्योंकि मैंने जो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू ली, ये खास वैल्यू है। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू ना इट इज इक्वल टू जी tan थीटा के बराबर आ रही है ये, दैट इज 10 इंटू tan 37 कितना होता है 3/4, दैट इज 7.5। एंड वी नो दैट ये लॉज ऑफ मोशन में हम कर चुके हैं कि अगर वेज के ऊपर एक ब्लॉक है एंड इट इज एक्सेलरेटेड एट जी tan थीटा, ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ। इनफैक्ट स्मूथ ना भी होती इस क्वेश्चन में फर्क ना पड़ता। हाँ ये फ्रिक्शन नहीं है। तो अगर ये वेज जी tan थीटा के एक्सेलरेशन से जा रहा है तो वी नो दैट ये ब्लॉक इस वेज पे स्लिप ही नहीं करेगा। ये ब्लॉक वेज के साथ साथ ऐसे दोनों वेज और ब्लॉक एज अ सिंगल बॉडी आगे की ओर जाएंगे। सो इन दिस पर्टिकुलर केस ये नॉर्मल फोर्स आ गया। नाउ तो इट इज वेरी क्लियर कि जो डिस्प्लेसमेंट आएगा इस ब्लॉक का और वेज का 3 सेकेंड में वो आएगा हाफ ए टी स्क्वायर इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये इस वेज पर स्लिप नहीं कर रहा, तो ये वेज और ब्लॉक दोनों एज अ सिंगल बॉडी आगे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ये वेज ब्लॉक के ऊपर ही ऐसे स्लाइड करता जाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 7.5, टाइम मैंने कितना लिया 3, स्क्वायर आ गया 9। मैं पूरी कैलकुलेशंस नहीं करूंगा, वी विल सेव टाइम। यहां से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा हमारे पास। नाउ वी नीड नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स के लिए व्हाट वी डू इज हम इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। इस क्वेश्चन में आप ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम चाहे ग्राउंड फ्रेम से बना लो चाहे वेज के फ्रेम से। वेज के फ्रेम से देखोगे ब्लॉक को तो स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, ग्राउंड के फ्रेम से देख लो या वेज के फ्रेम से एफर्ट इज सेम। क्यों? क्योंकि ग्राउंड फ्रेम से भी मुझे इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन पता है। नॉर्मली हम नॉन इनर्शियल फ्रेम पे तब जाते हैं जब ग्राउंड फ्रेम से हमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नहीं पता लग रहा होता बॉडी के। अगले क्वेश्चन में मैं वो कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा। सो इस क्वेश्चन में ग्राउंड फ्रेम से अगर देखें तो इस ब्लॉक का वेट है नीचे की ओर, दैट इज mg। इंक्लाइन के परपेंडिकुलर ये नॉर्मल फोर्स आ रहा है n। ये नॉर्मल फोर्स आप चेक कर लेना, वर्टिकल से 37 डिग्री एंगल बना रहा होगा, दिस एंगल विल बी 37 डिग्री। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है राइट साइड 7.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें पता है हम क्या करते हैं कि हम फोर्सेस को एक्सेलरेशन की तरफ और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर केस नॉर्मल फोर्स को तोड़ देंगे तो n का cos थीटा कंपोनेंट वेट को संभालेगा। सो n cos थीटा की वैल्यू mg के बराबर आ जाएगी और n का sin थीटा कंपोनेंट इस ब्लॉक को एक्सेलरेट करा रहा होगा ma। इनमें से किसी भी एक इक्वेशन से आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ये रही हमारे सामने एंड देन इसी डायग्राम में मैं शो कर देता हूं। डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है d, तो n और d के बीच एंगल आ रहा है 53 डिग्री का। तो इसलिए वर्क डन इस केस में आ जाएगा नॉर्मल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम 53। यहां से आप नॉर्मल फोर्स की वैल्यू निकालो mg बाय कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट ये आ चुका है, कॉस 53 आपको वर्क डन दे देगा। ठीक है, इसके बाद देयर इज वन मोर पॉइंट, वर्क डन पॉजिटिव कब है निगेटिव कब है जीरो कब है वो ऐसे ही आप देख सकते हो। कभी भी वर्क डन निगेटिव आ रहा है इसका मतलब कि फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच एंगल ऑब्ट्यूज है, 90 से स्टार्ट होके इक्वल टू 90 तो नहीं। अगर फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री है वर्क डन जीरो आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल है तो वर्क डन निगेटिव आएगा, एक्यूट एंगल है तो वर्क डन पॉजिटिव। मॉड एफ मॉड डी कॉस थीटा से आप देख सकते हो। एक और एग्जांपल देते हैं जिसमें फ्रिक्शन को भी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। लेट अस सपोज दैट ये हमारे सामने एक ब्लॉक है, ये 6 kg का एक ब्लॉक है, इसके ऊपर ये 4 kg का एक ब्लॉक प्लेस्ड है। ठीक है, ग्राउंड पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है जीरो, म्यू की वैल्यू सॉरी 0.6 है। ग्राउंड और 6 kg ब्लॉक के बीच म्यू की वैल्यू, 4 kg और 6 kg ब्लॉक के बीच म्यू की वैल्यू है लेट अस से 0.8। हमने इस 6 kg ब्लॉक पे फोर्स लगाया ऐसे, लेट अस से हमने 100 न्यूटन का 100 न्यूटन का ऐसे फोर्स लगाया।
ठीक है, हमें ये बताना है कि इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स है 4 kg ब्लॉक पर, वी हैव टू फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 4 kg block in let us say 4 seconds। 4 सेकेंड में कितना वर्क डन किया। ठीक है, यू हम जीरो मान के चल रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो पिछले क्वेश्चन की ही तरह इस क्वेश्चन में भी हमें पता करना पड़ेगा 4 kg और 6 kg के बीच फ्रिक्शन। अगेन ये क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी का कम, फ्रिक्शन का ज्यादा है, क्योंकि एक बार तुम्हें 4 और 6 के बीच फ्रिक्शन मिल गया, उसके बाद बचा ही गया फ्रिक्शन फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू, ये जो वर्क पावर एनर्जी के काफी सारे कॉन्सेप्ट हैं, ये इवन सीओएम, कोलिजन, रोटेशन, ग्रेविटेशन में काफी फ्रीक्वेंटली आएंगे। सो लेट अस सॉल्व। सबसे पहले चेक करते हैं, यहां पे फ्रिक्शन 6 और 4 10, यहां पे नॉर्मल फोर्स आएगा 100 इंटू 0.6, यहां पे फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है 60 न्यूटन। हमने फोर्स ये लिमिटिंग वैल्यू से बड़ा लगाया है, तो इसलिए मोशन तो होगा। आप अगर 6 और 4 को एक 10 kg का सिंगल ब्लॉक मान के चलो, तो ये यार हमारे सामने ऐसे 10 kg का ब्लॉक है। जब आप इसको पूरा सिस्टम मान रहे हो, तो फिर 4 और 6 के बीच के फ्रिक्शन की इस समय हमें कोई ज़रूरत नहीं है। एक 10 kg का सिस्टम है, हमने इसको फोर्स दिया है 100 न्यूटन का। ग्राउंड से फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है 60 न्यूटन, नेट फोर्स आ रहा है 40/10, तो कॉमन एक्सेलरेशन आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फ्रिक्शन वाले जो क्वेश्चंस है जहां पे ब्लॉक प्लेस्ड ओवर ब्लॉक है, हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। हम पहले मानते हैं कि यार ये दोनों इकट्ठा चल रहे हैं, तो कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब इनको अलग अलग देखा जाए, ये 4 kg का ब्लॉक, ये 6 kg का ब्लॉक, यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया था 100 न्यूटन का, यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग वैल्यू वंस चेक 100 इंटू 0.6, यस इट वॉज। यहाँ पे फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है 40 इंटू 0.8, 32 न्यूटन लिमिटिंग वैल्यू है। तो इन दिस केस एक्सेलरेशन आ रहा है 4। हमने मान के चला है कि ये दोनों ब्लॉक एज अ सिंगल बॉडी आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहां पे फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, इस पे आएगा आगे की ओर फ्रिक्शन F, इस पे पीछे की ओर फ्रिक्शन आएगा F। तो इन दिस केस ये फ्रिक्शन फोर्स F। 4 kg ब्लॉक को अगर हम देखें, 4 kg ब्लॉक इस 4 के एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो 4 इंटू 4 फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ रही है 16 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही थी आई थिंक 4 और इस 6 के बीच में 32, 40 इंटू 0.8, लिमिटिंग वैल्यू 32 थी, यहां पे आ रहा है 16। इसका मतलब हमारा एजम्पशन कि ये 4 और 6 एक साथ एज अ सिंगल बॉडी जा रहे हैं, दैट इज ट्रू। सो इन दिस केस ये फ्रिक्शन फोर्स आ गया। नाउ वी कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर, ये आ गया हाफ, एक्सेलरेशन 4 है, टाइम हमने कितना लिया था, वी हैव टू फाइंड वर्क डन इन 4 सेकेंड्स, तो 4 का स्क्वायर आ गया 16, ये आ गया 32 मीटर। तो वर्क डन आ जाएगा। 4 kg ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स भी आगे है, डिस्प्लेसमेंट भी उसका आगे की ओर है, इनटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। ओके, ये वर्क डन। यहां पे मैं आपसे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करना चाहूंगा अबाउट वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। ठीक है, तो अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, दैट इज वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। होता क्या है, हम सेंटर ऑफ मास कोलिजन पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में आ जाता है कि यार सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है, ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस डिसाइड करते हैं डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। जैसे अभी पिछला क्वेश्चन ही हमने देखा, तो वहां पे ये 4 kg का ब्लॉक था और ये हमारे पास 6 kg का ब्लॉक था। अगर मैंने 6 और 4 को एक सिस्टम कंसीडर किया था, तो एक्सटर्नल फोर्स थे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 100 न्यूटन और यहां पर ये 60 न्यूटन। ये जो फ्रिक्शन था दैट वाज इंटरनल, ये जो इस पे फ्रिक्शन आगे की ओर, इस पे फ्रिक्शन पीछे की ओर। तो जब भी हम किसी सिस्टम, जैसे मैंने 6 और 4 को एक सिस्टम लिया था, हम किसी भी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालते हैं, हम इंटरनल फोर्सेस को भूल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस डिसाइड कर रहे होते हैं, तो एक्सटर्नल फोर्सेस ही लिए हमने, इंटरनल भूल गए। वर्क डन में भी समटाइम्स ये सिली मिस्टेक हम कर जाते हैं, हम कहते हैं अच्छा यार वर्क डन निकालने हैं तो ये तो इंटरनल फोर्स है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना,
इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन सिस्टम पे जीरो, नॉन जीरो, कुछ भी हो सकता है, लिख लेना इस बात को। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस कैन बी जीरो, कैन बी नॉन जीरो ऑल्सो। ये डिपेंड करेगा, किस बात पे डिपेंड करेगा, कि जिस डायरेक्शन में इंटरनल फोर्स है, जैसे ये इंटरनल फोर्स है 4 और 6 के बीच, जिस डायरेक्शन में वो इंटरनल फोर्स है उस डायरेक्शन में उन दोनों बॉडीज के बीच रिलेटिव मोशन है कि नहीं। इस केस में 4 और 6 के बीच रिलेटिव मोशन नहीं है, दे आर मूविंग एज अ सिंगल बॉडी, तो इस केस में वर्क डन बाय दिस इंटरनल फोर्स जीरो आएगा। ये F जितना पॉजिटिव वर्क करेगा 4 kg पर, उतना ही निगेटिव वर्क करेगा 6 kg पर। लेकिन अगर कभी इंटरनल फोर्स के डायरेक्शन में, द सिंपलेस्ट एग्जांपल इज यार, ये M1 है और ये M2 है, मान लो ये एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से ऐसे अट्रैक्ट कर रहे हैं F और F, तो अब तुम अगर M1 और M2 के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालोगे तो तुम कहोगे यार इस F को इग्नोर करो। लेकिन अब इस केस में ये M1 और M2 ऐसे, अब इन दोनों के जो इंटरनल फोर्स है उस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन है, M1 आगे आ रहा है, M2 इधर आगे आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन है। इस केस में ये फोर्स F भी पॉजिटिव वर्क करेगा, ये भी पॉजिटिव, तो इस केस में वर्क डन आ रहा है नॉन जीरो। सिमिलरली यहां पर अगर 4 और 6 के बीच में स्लिपिंग हो रही होती तो फ्रिक्शन कैसा हो जाता, काइनेटिक। मान लो 6 kg ब्लॉक तेज जाता आगे क्योंकि हम 6 को पुल कर रहे थे, तो 6 kg ब्लॉक अगर तेज आगे चलता तो उस केस में इस फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन 4 पे पॉजिटिव आता और मैग्नीट्यूड वाइज कम, इस फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन 6 पे नेगेटिव आता, मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा, तो ओवरऑल इस फ्रिक्शन फोर्स का सिस्टम पे वर्क डन आता नेगेटिव। तो ये प्लीज बात को ध्यान रखना कि इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन जीरो कब है और नॉन जीरो कब है, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं हम, सेकंड। पहला पॉइंट हमने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्सेस डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस, ठीक है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स निकालना है। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं कि ये वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है, इस बॉडी पर जो फोर्स है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स चेंज हो रहा है। लेट अस से दिस फोर्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 2, बॉडी वन डायमेंशनली मूव कर रही है, दिस इज एक्स इक्वल टू 0, ये आगे जा रहा है ऑब्जेक्ट। तो इस केस में सबसे पहले आप डी डब्ल्यू कैलकुलेट करो, एफ डी एक्स, एफ की जनरल वैल्यू आप रखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर लो, यू विल गेट द टोटल वर्क डन, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी एक्स, एक्स की वैल्यू जहां से जहां तक भी दी हो, लेट अस से 0 से 10 मीटर, यू कैन फाइंड द वर्क डन, ठीक है। एक बात और मैं थोड़ा इससे हट के बताना चाहूंगा आपको, किसी भी ब्लॉक पर अगर मान लो ऐसे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, F1 फोर्स लग रहा है, F2 फोर्स लग रहा है, वेट उसका है, F3 फोर्स है, ऐसे कई सारे फोर्सेस हैं, मुझे कहा गया वर्क डन बताइए, तो ऑफ कोर्स अगर अच्छा क्वेश्चन सेट है तो वहां पे बताया जाएगा वर्क डन बाय विच फोर्स। मुझे वर्क डन बाय F1 बताना है, वर्क डन बाय F2, कौन से फोर्स का वर्क डन बताना है, तो उस केस में मैं सिर्फ वही फोर्स लूंगा। जैसे F1 का वर्क बताना है तो F1 वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज ओनली हैविंग वन वैल्यू, फोर्स कौन सा लेना है। तो अगर क्वेश्चन में आपने देखा यार वी हैव टू फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो यू लुक एट द फ्रिक्शन फोर्स ओनली एंड द डिस्प्लेसमेंट। इन जनरल बोलेगा व्हाट इज द नेट वर्क डन, तो फिर आपके पास दो रास्ते हैं, या तो इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालो, नेट फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट लो, या फिर दूसरा रास्ता बारी बारी इन चारों फोर्सेस का वर्क डन निकाल के उसको अलजेब्रिकली ऐड कर दो, ठीक है। सो कीप दिस इन माइंड, हमसे वर्क डन नेट पूछा है या किसी पर्टिकुलर फोर्स की वजह से, सो बेस्ड ऑन दैट आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में आगे चलते हैं। वन डायमेंशनल है, सिर्फ एक्स गिवन है तो इट्स ओके। अब अगर लेट अस सपोज हमें सेकेंड वेराइटी गिवन है कि हमें फोर्स की वैल्यू गिवन है, लेट अस से एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई प्लस 2 जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसा कोई फोर्स गिवन है, वेरिएबल फोर्स है। आगे हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में एंड वी विल सी दैट
इस तरह का वेरिएबल फोर्स मैथमेटिकली वी कैन से इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। नॉर्मली कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हम एनकाउंटर करेंगे। मैथमेटिकली इस तरह का फोर्स जहां पे आई कैप के साथ सिर्फ एक्स या कांस्टेंट वाले टर्म हो, जे कैप के साथ सिर्फ वाई या कांस्टेंट वाले टर्म हो, के कैप के साथ सिर्फ जेड या कांस्टेंट वाले टर्म हो, ऐसे फोर्स को वी कॉल कंजर्वेटिव। लेट अस से ये कंजर्वेटिव फोर्स है और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है लेट अस से ओरिजिन से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट लेट्स से 3, 4, 5। वी हैव टू फाइंड वर्क डन। सो सबसे पहले हम dw लिखेंगे ऐसे केस में, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स की जनरल वैल्यू हमने रखी यहां पे एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई प्लस 2 जे कैप प्लस दिस जेड के कैप आएगा। ठीक है, सो y प्लस 2 जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट को इस बारी आप लिखोगे dx आई कैप dy जे कैप प्लस dz के कैप। इस तरह से डिस्प्लेसमेंट लिखा हमने। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि खाली ये वन डायमेंशनल मोशन है ओनली dx आई कैप, मान लो इस तरह का कई क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये फोर्स तो ये लग रहा है बट पार्टिकल इज मूविंग ओनली अलोंग वाई एक्सिस, तो आप खाली डी वाई जे कैप लो, एक्स और जेड के अलोंग कोई मोशन ही नहीं हो रहा। तो ये इन जनरल क्वेश्चन है, तो ये लिखा हमने। इसके बाद बस ये आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट लेके एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई प्लस 2 डी वाई प्लस जेड डी जेड। ये आ गया डी डब्ल्यू। इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे टू गेट द टोटल वर्क डन। सो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस वाई प्लस 2 का इंटीग्रेशन आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन आ जाएगा दिस इज 2y। z का इंटीग्रेशन आ जाएगा z स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स लगा देंगे हम, जो भी लिमिट्स गिवन है रिस्पेक्टिव 0 0 0 से 3 4 5, ये तो 0 से 3, 0 से 4, 0 से 4, 0 से 5, वी विल गेट द वर्क डन। सो प्लीज ध्यान रखना, इस तरह का फोर्स कभी भी आपके सामने आए दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, देन थर्ड वेराइटी थोड़ी सी ट्रिकी है। थर्ड वेराइटी में हम थोड़ा, मैं रिवर्स जाके आपको बताता हूं। लेट अस से मुझे गिवन है x इंटू वाई, इस तरह से ये एक वैल्यू गिवन है x इंटू वाई। जरा इसको आप डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा डिफ्रेंशिएट करने पर x डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ये आया। अब एक फोर्स आप बना लो dx के साथ, तो ये इट इज y आई कैप प्लस एक्स जे कैप। ये समझना, मैं उल्टा चल के आपको बता रहा हूं, यहां तक हम बाद में पहुंचेंगे। अब लेटस से मुझे एक फोर्स गिवन है इस तरह का, मुझे कह रहा है फोर्स है y आई कैप प्लस एक्स जे कैप। ये मुझे कंजर्वेटिव भी नहीं लग रहा क्योंकि आई कैप के साथ सिर्फ एक्स वाले टर्म नहीं है, जे कैप के साथ सिर्फ वाई वाले टर्म भी नहीं है, बट इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इस तरह का कोई भी फोर्स तुम लेटस से मैंने ये एक्सप्रेशन ले लिया एक्स स्क्वायर इंटू वाई का, इसको जरा डिफ्रेंशिएट करो, ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा 2x dx। सो नाउ यू कैन हैव अ फोर्स dx के साथ जो टर्म था तो दैट इज 2xy आई कैप और dy के साथ जो था दैट इज एक्स स्क्वायर जे कैप। ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। आप यहाँ पे कोई भी फंक्शन ले लो ऐसा, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब कुछ भी ले लो, एक्स स्क्वायर वाई इंटू जेड भी ले लो, और फिर रिवर्स में ऐसे आ जाओ। इस तरह के फोर्सेस कंजर्वेटिव, क्योंकि जब हम इस तरह के फोर्सेस की वजह से वर्क डन कैलकुलेट करने जाएंगे तो अल्टीमेटली हमें पाथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली इनिशियल और फाइनल पोजीशंस की जरूरत पड़ेगी एंड वी कैन फाइंड द वर्क डन। आप देखना, चलो इस एग्जांपल को लेके करते हैं। हमसे कहा गया ये फोर्स है, पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम लेट अस से, इस पार्टिकल को हमने लेट्स से 1, 2 से डिस्प्लेस किया 3, 4 तक अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स। बताओ वर्क डन कितना है। तो आपने स्टार्ट किया, आपने लिखा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने लिखा, फोर्स वेक्टर की वैल्यू आपने सब्सटीट्यूट करी दैट इज 2xy आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, ये फोर्स की वैल्यू आ गई, डॉट डिस्प्लेसमेंट हमेशा यहाँ पे dx आई कैप प्लस dy जे कैप ऐसे हम लिखेंगे, ये आ जाएगा 2xy dx। ठीक है,
प्लस यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई। इसको आप रिवर्स वे में यहाँ से ये देखना इधर, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx, तो डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई बन जाएगा ये। तो दिस एक्सप्रेशन विल बिकम डी डब्ल्यू इक्वल टू डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। एक्स स्क्वायर इंटू वाई को आप एक नया वेरिएबल की तरह ट्रीट करके चलो, दैट इज डी अल्फा। अल्फा इज व्हाट, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ये एक नया वेरिएबल है। यहां से हमारे पास वर्क डन आ गया, इंटीग्रल डी अल्फा दैट इज अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई। लिमिट्स लगाओ, एक्स स्क्वायर इंटू वाई इनिशियल है 1,2, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई तो 1 स्क्वायर इंटू 2, तो ये 2 आया। 3 स्क्वायर इंटू 4 36 आएगा ये। तो यहां से हम लिमिट्स रखेंगे, ये हमारे पास आ रहा है 2 से 36 तक, तो 36 माइनस 2, ये हमारे पास आंसर आ गया 34 जूल। ओके, सो दिस इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। एक और कैटेगरी आती है समटाइम्स, जैसे हमें कहता है कि फोर्स इज सम कांस्टेंट टाइम्स आर, इस तरह से फोर्स हमें आई कैप जे कैप के कैप में ना देके रेडियल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में रेडियल थीटा एंगल फॉर्म में गिवन है। तो मैं अभी सिंप्लीफाइड वर्जन ले रहा हूं, जेई मेन तक रिस्ट्रिक्ट रखते हुए। रेडियल डायरेक्शन में ऐसे फोर्स वेरी कर रहा है। एंड लेट अस से क्वेश्चन गिवन है कि पार्टिकल को हमने r इक्वल टू 3 से r इक्वल टू 4 तक डिस्प्लेस किया। तो इस केस में आप सीधे सीधे लिखो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। एफ वेक्टर इज दैट इज मॉड एफ mod of dr into cos of the angle between them. So I am assuming that angle 0 है क्योंकि फोर्स भी रेडियली आउट है और ऑब्जेक्ट भी रेडियली आउटवर्ड जा रहा है 3 से 4। तो ये आ जाएगा k अपॉन आर डी आर कॉस 0 हो जाएगा 1, यहाँ से ये आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर लो, 1 अपॉन आर डी आर आ जाएगा एल एन आर। एल एन आर पे आप लिमिट्स लगा दो 3 से 4, यू विल गेट द आंसर। तो दिस इज सेकेंड कैटेगरी, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स हो गया, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो गया। Now we are moving on to third point, that is work energy theorem. Okay, work energy theorem. ठीक है, इट सेज दैट कि एक ऑब्जेक्ट पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स है, स्ट्रिंग फोर्स है, कोई एक्सटर्नल फोर्स है, बॉयंसी फोर्स है, जो भी फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। आगे जाके हम पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। रिमेंबर, जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर रहे हो, देयर इज नो स्कोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हियर। हमें सारे के सारे फोर्सेस के वर्क डन को कंसीडर करना है, पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात ही नहीं कर रहा इस वक्त। सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सारे फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस है। सेकंड, इसी में अगर आप कभी भी इस थ्योरम को किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम से, मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, एच सी वर्मा बुक का लास्ट में एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नॉन इनर्शियल फ्रेम से अगर आप इस वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करना चाहते हो, कभी कभी मजबूरी आएगी, ग्राउंड फ्रेम से हमें बॉडी का मोशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम से हम यूज करना चाहेंगे। सो वेन एवर यू आर यूजिंग दिस वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस के साथ साथ आप इस ऑल फोर्सेस में स्यूडो फोर्स को भी काउंट करके चलोगे। ठीक है, दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, और ये काइनेटिक एनर्जी भी विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर नॉन इनर्शियल फ्रेम होगी। कीप दिस इन माइंड, के एफ डैश कर दो, के आई डैश कर दो। डैश का मतलब दिस इज द काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू दैट नॉन इनर्शियल फ्रेम ओनली, नॉट एक्चुअल, ये बात का ध्यान रखना। देन एक और पॉइंट इसमें आता है कि जब भी आप वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज कर रहे हो फॉर अ सिस्टम, ठीक है, जैसे अभी पीछे क्वेश्चन आया था 10 केजी ब्लॉक, 6 केजी ब्लॉक, तो आपके सिस्टम में M1 भी है, M2 भी है, M3 भी है, तीन तीन बॉडीज हैं, तो फिर इंटरनल फोर्सेस को भूल मत जाना।
सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ढूंढ रहे हो, एक्सटर्नल फोर्सेस को इग्नोर करो। लेकिन आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हो फॉर अ सिस्टम, देन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, सारे जितने भी फोर्स हैं, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स ऑल्सो विल बी टेकन। सो वर्क बाय इंटरनल ऑल्सो वी नीड टू कंसीडर, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड वर्क एनर्जी थ्योरम पे। एचसीवी का ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन है। ये हमारे सामने एक हेमिस्फेयर है, ये हेमिस्फेयर एक के ऊपर ये एक ब्लॉक है मास m का। ये हेमिस्फेयर ऐसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन a नॉट से राइट साइड को मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a नॉट। ये ब्लॉक इसके ऊपर प्लेस था, ठीक है, एट t इक्वल टू 0। ये ब्लॉक उसके ऊपर प्लेस्ड है, ये हेमिस्फेयर है, ये ब्लॉक प्लेस्ड है, दोनों एक साथ a नॉट एक्सेलरेशन से चल रहे हैं। यूं समझो कि स्मॉल m को हमने कोई थोड़ा सा अडेसिव लगा के इस स्फेयर के ऊपर हल्का सा ऐसे चिपका रखा है। तो ये स्मॉल m हेमिस्फेयर के साथ साथ आगे जा रहा है। नाउ एट t इक्वल टू 0 वो जो अडेसिव था वो खराब हो गया, तो अब एट t इक्वल टू 0 ये ब्लॉक हेमिस्फेयर के रिस्पेक्ट में जीरो इनिशियल वेलोसिटी से स्लिप करना शुरू कर गया। क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिख लेना, द ब्लॉक स्टार्ट्स स्लिपिंग relative to the hemisphere with zero initial velocity relative to the sphere. We have to find its velocity again relative to the sphere only when it reaches at this position B which is at an angle theta. जब ये यहां पहुंचेगा तो हमें इसकी वेलोसिटी चाहिए। मैं इस वेलोसिटी को v सफिक्स r कर दे रहा हूं क्योंकि ये वेलोसिटी इस ब्लॉक की रिलेटिव टू द स्फेयर है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें सारा का सारा एनालिसिस रिलेटिव टू द स्फेयर करना है, तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम को स्फेयर के रिस्पेक्ट में ही अप्लाई करेंगे। व्हाट आई विल से कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्सेस में आएगा हमारे सामने ग्रेविटी फोर्स और ये नॉर्मल फोर्स का वर्क डन। यहां पे भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं भी इस प्रॉब्लम के बाद बताऊंगा। नॉर्मल फोर्स का वर्क डन, इस क्वेश्चन में नॉर्मल फोर्स का वर्क डन ग्राउंड फ्रेम से आएगा, कुछ वैल्यू होगी, बट इस वेज के फ्रेम में वो वर्क डन आएगा जीरो, क्योंकि नॉर्मल फोर्स हमेशा रेडियली आउट लगेगा और वेज के फ्रेम से देखोगे तो ब्लॉक ऐसे स्लाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में वर्क डन बाय एन is 0 from sphere frame। बट आप खुद, ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद दिमाग लगाओ। ग्राउंड फ्रेम से नॉर्मल फोर्स दिखेगा तो ऐसा ही रेडियली आउट, बट ग्राउंड फ्रेम से इस ब्लॉक का तुम्हें डिस्प्लेसमेंट अलग दिखाई देगा। ठीक है, मैं बताता हूं, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे उसमें ध्यान में आ रहा है, मैं बताता हूं आपको। फिलहाल हम वेज के फ्रेम में रहते हैं, तो वेज के फ्रेम से देखने पर नॉर्मल फोर्स वर्क करेगा नहीं, बचे दो फोर्स, ग्रेविटी एंड शूडो। शूडो फोर्स लगेगा इधर। हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इस क्वेश्चन में ग्रेविटी फोर्स भी और शूडो फोर्स भी दोनों ही फोर्सेस कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन निकालने के लिए आप सीधा सा रास्ता बोल सकते हो कि यार वो कांस्टेंट फोर्स इनटू उसके डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है। जब ये ऑब्जेक्ट ए से बी गया, इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ये है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसके डायरेक्शन में, ग्रेविटी के डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट है ए सी, और शूडो फोर्स के डायरेक्शन में बी सी। बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी सी की वैल्यू आ रही है, इस स्फीयर का रेडियस आर है तो इट इज आर साइन थीटा, और इस ए सी की वैल्यू कितनी आएगी आप चेक करो तो ए सी की वैल्यू आएगी आर माइनस आर कॉस थीटा। दिस इज आर कॉस थीटा। ठीक है, तो ग्रेविटी का वर्क डन यहां पे आ जाएगा एम जी इंटू ए सी, दैट इज आर 1 माइनस कॉस थीटा। पॉजिटिव आएगा ये वर्क डन। ग्रेविटी फोर्स किधर है? डाउनवर्ड, और इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी किधर है? डाउनवर्ड। ठीक है, 1 मिनट। ओके, सो ग्रेविटी फोर्स भी डाउनवर्ड है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, तो ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव। शूडो फोर्स भी लेफ्ट को लगेगा और ये बीसी डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्ट को है, तो शूडो फोर्स का वर्क डन भी पॉजिटिव आएगा। सो दैट इज प्लस एम ए नॉट इंटू दिस इज आर साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू हाफ एम इंटू वी फाइनल स्क्वायर वी आर स्क्वायर माइनस जीरो, क्योंकि इनिशियल जीरो था।
तो यहां से तुम्हें इस ब्लॉक की वेलोसिटी मिल जाएगी रिलेटिव टू द स्फीयर जब ये इस बी पोजीशन पर पहुंचेगा। ठीक है। नाउ इसी में जो एक वो पॉइंट आया था, नॉर्मल फोर्स का वर्क डन, वेज के फ्रेम से कितना आ रहा है नॉर्मल फोर्स का वर्क डन? 0। ग्राउंड फ्रेम से जरा देखा जाए। ठीक है। सो व्हेन वी फाइंड वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम, ये स्फीयर है हमारे सामने इस तरीके से। ठीक है। ये ब्लॉक जब यहां से इस पर्टिकुलर पोजीशन से ऐसे चला एंड लेट अस से इट इज समवेयर हियर एट दिस पोजीशन, तो नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन तो इधर ही दिखाएंगे, चाहे हम ग्राउंड फ्रेम से क्वेश्चन को सॉल्व करें चाहे हम वेज के फ्रेम से सॉल्व करें, नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन तो मैं ऐसे ही शो करूंगा। एंड नाउ ये नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन आ गया। ग्राउंड के फ्रेम से हमें वर्क डन चाहिए था इसका विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम। ठीक है। तो जो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल, इस पार्टिकल को नाम दे देते हैं पार्टिकल P, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट of this particle with respect to sphere plus displacement of sphere with respect to ground। इस दो हिस्सों में मैं ब्रेक कर सकता हूं and then I can write work done by normal force is equal to n vector dot displacement of the particle with respect to ground। This I can write as n vector dot displacement of the particle with respect to sphere प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे लिख सकता हूं मैं। यहां से हमारे पास ये आ जाएगा एन वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर प्लस एन वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे ये वाला टर्म हो जाएगा 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर और नॉर्मल फोर्स के बीच एंगल हमेशा 90 डिग्री है। तो इसका मतलब अगर आपको नॉर्मल फोर्स का वर्क डन ब्लॉक पे चाहिए तो दैट इज सेम एज नॉर्मल फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्फीयर रिलेटिव टू द ग्राउंड। अब क्योंकि यहां पे नॉर्मल फोर्स वेरिएबल है तो इसलिए तुम्हें इस केस में इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए। नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में है, स्फीयर का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो किसी भी टाइम पे अगर तुम्हें इस स्फीयर की वेलोसिटी मैं दे दूं v, तो छोटे से टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट आएगा v dt। काफी ट्रिकी क्वेश्चन हो जाएगा, अच्छे लेवल पे जाएगा। मतलब आप जो मेन कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता था दैट इज नॉर्मल फोर्स का वर्क डन ब्लॉक पे विल बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्फीयर वेक्टर। और क्योंकि ये एंगल हमेशा ऑब्ट्यूज आएगा तो इस नॉर्मल फोर्स का वर्क डन इस पार्टिकल पे ग्राउंड फ्रेम से निगेटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि ये एंगल इज ऑलवेज मोर देन 90 डिग्री एक्सेप्ट हेयर, यहां पे 90 था बस शुरू में। ठीक है, बाकी इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होगा, एन वेक्टर डॉट वी डी टी वेक्टर करोगे और उसको इंटीग्रेट करके वी कैन फाइंड द आंसर। तो दिस इज अबाउट work energy theorem। Now I am moving on to the next concept। Next is this was work energy theorem, third number था। Now we are moving on to the next one, that is about conservative forces। ठीक है, conservative forces, non conservative forces and potential energy का concept, इसको डिस्कस करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस आप समझ ही चुके हो, ग्रेविटी हो गया, स्प्रिंग हो गया, अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, दे आर कंजर्वेटिव। प्लस मैथमेटिकली कोई भी कांस्टेंट फोर्स है आई कैन ट्रीट इट एज अ कंजर्वेटिव। अभी हमने देखा आई कैप के साथ सिर्फ एक्स, जे कैप के साथ सिर्फ वाई, के कैप के साथ सिर्फ जेड, ये भी कंजर्वेटिव की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट वी ऑलवेज डिफाइन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब नहीं है। ग्रेविटी फोर्स है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, स्प्रिंग फोर्स है तो स्प्रिंग एनर्जी की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करते हैं। एंड वी डिफाइन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is negative of the work done by corresponding conservative force। काइनेटिक एनर्जी का चेंज इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, सारे फोर्सेस का वर्क डन हमें काइनेटिक एनर्जी का चेंज देगा।
लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को सिर्फ ग्रेविटी के फोर्स से मतलब है, ग्रेविटी ने कितना वर्क किया। ठीक है, ये हमारे पास बड़ा बेसिक सा एग्जांपल बता रहा हूं। ये हमारे पास एक ब्लॉक है, इसका मास m है, इसको हम स्लोली ऊपर उठा रहे हैं, स्लोली। ठीक है, इस ब्लॉक को मैं स्लोली ऐसे लिफ्ट कर रहा हूं, तो मैं वर्क कर रहा हूं, बट मुझे उससे मतलब नहीं है। ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, इसने कितना वर्क डन किया, दैट आई एम बॉदर्ड। मैं इस फोर्स को ज्यादा बढ़ा दूं, कम कर दूं, वॉट, अगर ये ब्लॉक यहां से ऊपर गया h हाइट तक, ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, -mgh, क्योंकि नीचे था ग्रेविटी। तो याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को सिर्फ ग्रेविटेशन कंजर्वेटिव फोर्सेस से मतलब है, करस्पॉन्डिंग कंजर्वेटिव फोर्स ने कितना वर्क डन किया। यहां पे जब आप इसको h लिफ्ट करोगे, तेज लिफ्ट करो, स्लो लिफ्ट करो, ऊपर उछाल दो, वॉट, कंजर्वेटिव फोर्स को कोई मतलब नहीं है कि इस बॉडी की स्पीड क्या थी, ये जल्दी गया, कम टाइम में गया, कोई कंसर्न नहीं है। जब तुम इसको h हाइट ऊपर उठा दोगे तो हम कहेंगे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी mgh बढ़ गई। अब एक बात और कॉन्सेप्चुअली सुनना थोड़ी सी, अगर आपने इस पेन को मैंने ऐसे ऊपर उठाया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी नहीं है ये पोटेंशियल एनर्जी, जो आप कहते हो ना कि ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी mgh बढ़ गई, ये इस ब्लॉक की नहीं है, ये इस ब्लॉक और अर्थ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। कहां है ये? इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, स्पेस में है। इस पार्टिकल के मॉलिक्यूल्स में कोई चेंजेस थोड़ा हो गए। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed by this body. Potential energy is possessed by the system. इस पेन को आपने h हाइट ऐसे लिफ्ट किया तो इसके मॉलिक्यूल्स के आपस के कोई कन्फिग्रेशन या उनके आपस की डिस्टेंसेस में कोई चेंजेस थोड़ा आ गए। आपने इस पेन को लिफ्ट किया तो अर्थ और इस पेन की जो ग्रेविटेशनल फील्ड्स थी उनमें चेंज आया। So this energy is stored in the system, not inside this body. Potential energy. दो चार्जेस Q1 Q2 को मैं एक दूसरे से दूर ले गया, पास ले आया, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है K Q1 Q2 बाय R, वो पूरे सिस्टम में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर्ड है। Q1 Q2 में स्टोर नहीं है वो एनर्जी। ओके, सो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो पोटेंशियल एनर्जी है, एंड वी ऑलवेज डिफाइन द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको इंटीग्रेट करो, विल गेट द आंसर। ठीक है, सो डेल्टा यू, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय करस्पॉन्डिंग कंजर्वेटिव फोर्सेस। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो ग्रेविटी के लिए इस वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में हम हमेशा एक रेफरेंस असाइन कर देंगे। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि इस चैप्टर में हम कांस्टेंट mg, क्योंकि इस चैप्टर में क्वेश्चंस आते हैं ब्लॉक वेज पर से फिसला, ब्लॉक को ऊपर ऐसे उछाल दिया, बिल्डिंग के टॉप से गिरा दिया, दीज आर सम स्मॉल डिस्टेंसेस एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ, तो इसलिए mg को हम नियरली यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट करके चल रहे होते हैं। तो अगर ये ब्लॉक यहाँ पे है, आई विल टेक इट्स पोटेंशियल एनर्जी टू बी जीरो। ये ऊपर चला गया यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक जाने में कंजर्वेटिव फोर्स ने नेगेटिव वर्क किया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ये बात नोट कर लेना, कंजर्वेटिव फोर्सेस जब भी नेगेटिव वर्क करेंगे तो बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और जब कंजर्वेटिव फोर्सेस पॉजिटिव वर्क करेंगे तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। तो यहां पर ये पोटेंशियल एनर्जी mgh आ गई, और अगर आप इसको रेफरेंस से नीचे यहां कहीं ले आए तो यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी -mgh। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये ब्लॉक यहां कैसे पहुंचा, घूम फिर के गया या यहां ले गए फिर यहां ले गए, इससे कोई मतलब नहीं है। स्प्रिंग के केस में हम हमेशा मान के चलते हैं कि स्प्रिंग के केस में जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है तो वी टेक द स्प्रिंग एनर्जी टू बी जीरो। बाकी अगर इस स्प्रिंग को हम इसकी नेचुरल लेंथ से एलोंगेट कर दें बाय अ डिस्टेंस x, या फिर इसको हम इसकी नेचुरल लेंथ से कंप्रेस कर दें बाय अ डिस्टेंस x, इन बोथ केसेस जो स्प्रिंग की एनर्जी आएगी दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। क्योंकि इस जगह पे आपने जीरो रेफरेंस माना है, जब आप इस स्प्रिंग को खींचोगे तो आप कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट काम कर रहे हो, कंजर्वेटिव फोर्सेस को रोकना चाह रहा है। कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट अगर आप जाओगे तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली बढ़ेगी, और जब आप इसको पुश कर रहे हो तो भी आप कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट जा रहे हो, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इधर है। तो स्प्रिंग के केस में वेदर इट इज स्ट्रेच्ड और इट इज कंप्रेस्ड, हम इसकी स्प्रिंग एनर्जी को हमेशा हाफ के एक्स स्क्वायर पॉजिटिव लेके चलेंगे। ग्रेविटेशन के केस में अप डाउन।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में वो के Q1 Q2 बाय आर लेके चलते हैं, रेफरेंस को इन्फिनिटी लेके। और एक पॉइंट यहां पे ध्यान रखना, कभी भी आप किसी भी सिस्टम को फ्री छोड़ोगे, ठीक है, एक सिस्टम है, आपने सिस्टम को फ्री छोड़ दिया तो पक्का उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। कई क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यार ये एक चार्ज है +Q1, ये एक चार्ज है -Q2, ये एक चार्ज है +Q3, ये 3 चार्जेस हैं, इस तरह से पड़े हैं, हमने इन्हें फ्री छोड़ दिया। तो आपको कोई जरूरत नहीं है ये देखने की कि किस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। आपने अगर इन्हें फ्री छोड़ा तो डेफिनेटली ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट, इनके आपस के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, तो डेफिनेटली ये उसी तरफ मूव करेंगे जिस तरफ कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस पॉजिटिव वर्क करेंगे तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। तो नोट कर लेना, जब हम एक सिस्टम को फ्री छोड़ देते हैं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी श्योरली घटती है। और यह भी ध्यान रखना मेरी दूसरी बात कि पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल के अंदर, बॉडी के अंदर नहीं, वो सिस्टम में इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। हाँ, स्प्रिंग एनर्जी जरूर, जब आपने स्प्रिंग को खींचा तो उसके मॉलिक्यूल्स में चेंजेस आए, मॉलिक्यूल्स के आपस के जो इंटरेक्शन फोर्सेस थे उनमें, तो स्प्रिंग एनर्जी जरूर स्प्रिंग के अंदर ही स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ नेक्स्ट इज दिस पॉइंट मैं भूल गया, जो भी आप देख लेना, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इसके बाद पावर के बारे में, फिर इसके बाद वर्टिकल सर्कुलर मोशन अलग से हम डील करेंगे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो बेसिकली पार्ट ऑफ दिस वर्क पावर एनर्जी, दैट वी विल डिस्कस सेपरेटली। नाउ वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने देखा कि यार सारे के सारे फोर्सेस का वर्क डन आता है के फाइनल माइनस के इनिशियल। नाउ व्हाट वी हैव डन, सारे फोर्सेस को मैंने दो कैटेगरी में, कंजर्वेटिव फोर्सेस और बाकी सारे को मैं नाम दे रहा हूं अदर, इनमें ब्रेक कर दिया मैंने। सो दैट इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पे जितने भी फोर्सेस थे, ग्रेविटी, स्प्रिंग, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, जो भी थे, दो कैटेगरी में बांट दिया, कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो अब अगर मैं इस कैटेगरी में इसको बांट देता हूं, नाउ कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क को मैं लिखूंगा माइनस ऑफ डेल्टा यू प्लस दिस वर्क डन बाय अदर फोर्सेस, दैट इज इक्वल टू डेल्टा के आएगा। सो वर्क डन बाय अदर फोर्सेस दैट इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू आएगा, दैट इज डेल्टा ई, यानी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। इस तरह से आप ध्यान रखो। तो तीन थ्योरम हमने बेसिकली पढ़ी हैं। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल, वर्क डन बाय अदर, सारे फोर्सेस में से कंजर्वेटिव फोर्सेस को हटा लो तो वर्क डन बाय अदर, जैसे फ्रिक्शन हो गया, एक्सटर्नल फोर्स हो गया, इन सब का वर्क डन इज चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। नाउ इफ देयर इज अ सिचुएशन जहां पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस ही वर्क कर रहे हैं, जैसे ये स्प्रिंग पे हैंग करता हुआ ब्लॉक व्हेन इट इज मूविंग अप एंड डाउन, तो ओनली ग्रेविटी एंड स्प्रिंग ओनली आर डूइंग वर्क। ठीक है, ये ऐसी कोई भी सिचुएशन है जहां पे आप देख रहे हो यार ये ग्रेविटी, स्प्रिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस ही वर्क कर रहे हैं, तो LHS 0 हो जाएगा। सो इन दैट केस when there is a system in which only conservative forces are doing work, mechanical energy of the system will be conserved। ठीक है, इस पे बेस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, अगले लेक्चर में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा उन्हें। Now this is work energy, sorry, conservation of mechanical energy. Now we will talk about that stable, unstable and neutral equilibrium and relation between potential energy and conservative। तो खैर हो गया, ग्राफिकल रिलेशन रह गया था पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स का। लेट अस से मुझे कंजर्वेटिव फोर्स इस तरह से गिवन है F और X के बीच, ये प्लीज आप उसी पॉइंट में ऐड कर लेना। F और X के बीच ये ग्राफ जो है इस तरह का ग्राफ है, ये F और X के बीच में ग्राफ है। एंड लेट अस से आई एम एज्यूमिंग दैट एट X इक्वल टू 0 पोटेंशियल एनर्जी को हम 0 मान के चल रहे हैं। हमें करस्पॉन्डिंग
पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स के बीच ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये सिचुएशन है, बेसिक सी प्रॉब्लम मैंने ली है, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। ये फोर्स और ये पोटेंशियल एनर्जी, वी नो दैट ये वन डायमेंशनल केस है, फोर्स इज ओनली एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर की जगह आई कैन डायरेक्टली राइट F इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, तो यहां से आ जाएगा डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। नाउ एफ एक्स के साथ लीनियर बदल रहा है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। तो यहां से बहुत क्लियर है कि पोटेंशियल एनर्जी में एक्स स्क्वायर वाला टर्म, यानी यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनेगा पैराबोलिक। नाउ x इक्वल टू जीरो पर रेफरेंस हमें गिवन है कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, क्योंकि वी ऑलवेज डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, तो इसलिए यार तुम्हें बताना पड़ेगा रेफरेंस कहां पे ले रहे हो, ठीक है। सो जीरो पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। नाउ देखना, वैसे तो यहां से हो ही जाएगा, ये प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर बन जाएगा, बट फिर भी आप समझो, मान लो ये लीनियर रिलेशन नहीं होता, जब मैं पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में जा रहा हूं तो फोर्स नेगेटिव है। सो व्हेन आई एम मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स, ये इस तरह से रियल सिनारियो है, ये एक ब्लॉक पड़ा हुआ था यहाँ पे, दिस इज एक्स इक्वल टू जीरो। जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फोर्स इस डायरेक्शन में है, कंजर्वेटिव फोर्स देखो आप नेगेटिव है, पॉजिटिव एक्स में फोर्स नेगेटिव है, तो जब आप राइट को जा रहे हो फोर्स नेगेटिव है, यानी आप कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट जा रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बढ़ेगी, तो ग्राफ विल गो लाइक दिस, ऐसे जाएगा ये ग्राफ। सिमिलरली जब आप इस ब्लॉक को लेफ्ट साइड चलाओगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लेफ्ट साइड जाने पे फोर्स पॉजिटिव है, अभी फोर्स का डायरेक्शन इधर आ गया ऐसे, तो व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव है, यानी अगेन आप कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट जा रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी फिर से बढ़ेगी इस तरह से, ठीक है। सिमिलर सिचुएशन अगर मैं कंसीडर करूं, लेट अस से कि तो ये बात ध्यान रखना, अगर फोर्स में एक्स स्क्वायर के टर्म होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में एक्स क्यूब के, फोर्स में एक्स क्यूब के तो पोटेंशियल एनर्जी में एक्स पावर 4 के। लेट अस से मुझे कंजर्वेटिव फोर्स F वर्सेस x ग्राफ ऐसा गिवन है, ठीक है। तो ये मुझे क्लियर है कि फोर्स x के साथ लीनियर बदल रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी x के साथ पैराबोलिकली चेंज करेगी, और फिर से मुझे मेंशन्ड है कि x इक्वल टू जीरो पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो इन दिस केस u वर्सेस x ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फोर्स भी पॉजिटिव है, ठीक है। सो ये रियल सिचुएशन आप देखना, इस तरह से आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स भी इधर है, तो इस डायरेक्शन में जाने पर आप कंजर्वेटिव फोर्स की तरफ जा रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की घटेगी पैराबोलिकली, ऐसे ग्राफ आएगा। लेफ्ट साइड के लिए ग्राफ ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, तो लेफ्ट साइड के लिए ग्राफ विल बी लाइक दिस, तो ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ आएगा, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये लास्ट पॉइंट है इसका, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम हो या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो या फिर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन हो, तीनों ही केसेस में, और ये हम बात कर रहे हैं फॉर छोटे छोटे ब्लॉक्स, पार्टिकल्स। जब रोटेशनल मोशन में हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो नेट फोर्स को और नेट टॉर्क को दोनों को जीरो करते हैं, ठीक है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं खाली छोटे छोटे ब्लॉक्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स, तो इसलिए वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट ट्रांसलेशनल, यानी नेट फोर्स को हम जीरो करेंगे। सो स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, तीनों केसेस में फोर्स जीरो आएगा, यहां पर भी फोर्स की वैल्यू जीरो, यहां पर भी फोर्स की वैल्यू जीरो, तीनों केसेस में फोर्स जीरो आएगा। तो डी यू बाई डी एक्स एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स है, माइनस साइन में हटा ही ले रहा हूं क्योंकि राइट हैंड साइड में जीरो ही करना है। सो तीनों ही केसेस में डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी जीरो, ठीक है। दिस इज द सिचुएशन। नाउ स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां पे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है एज कंपेयर टू द नेबरिंग पॉइंट्स मिनिमम, एज कंपेयर टू द नेबरिंग पॉइंट्स मिनिमम। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, तो डबल डेरिवेटिव आप चेक करोगे तो डबल डेरिवेटिव मस्ट बी पॉजिटिव एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन है जहां पे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी एज कंपेयर टू द नेबरिंग पोजीशंस सबसे ज्यादा है, तो इस जगह पे डबल डेरिवेटिव आएगा
डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर निगेटिव। ये वो पोजीशन है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है, दिस इज कांस्टेंट, तो डबल डेरिवेटिव भी जीरो आएगा। मतलब नेबरिंग पोजीशन पे, मतलब ब्लॉक को आप टेबल पे चला रहे हो, इफ आई टॉक अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ब्लॉक को टेबल पे चला रहे हो तो नेबरिंग पोजीशंस पे भी पोटेंशियल एनर्जी सेम, दैट इज न्यूट्रल। ओके, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला केस अगर हम देखें तो ये रॉड को हमने ऐसे सस्पेंड किया हुआ है लाइक दिस, यहां से ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, क्योंकि अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा इट हैज अ टेंडेंसी ऑफ कमिंग बैक। अगर मैं बात करूं, ये एक चार्ज है प्लस क्यू, ये एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक बीचों बीच एक चार्ज यहां पे पड़ा है स्मॉल क्यू। ये कैसा इक्विलिब्रियम है, इस पे थोड़ी सी दिक्कत है, अभी देखना। अभी तो मैं बोलूंगा लेफ्ट डिस्प्लेस किया तो इसका रिपल्शन स्ट्रांग होगा, राइट जाना चाहेगा, राइट डिस्प्लेस किया तो लेफ्ट आना चाहेगा। तो ये क्यू चार्ज इस डायरेक्शन में स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, ठीक है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में इसी रॉड को मैंने यहां से ऐसे सस्पेंड करा दिया वर्टिकल से, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। हल्का सा भी मैं डिस्प्लेस करूंगा तो इट विल मूव फर्दर अवे। इस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी एज कंपेयर टू द नेबरिंग पोजीशन सबसे ज्यादा है। और इस क्वेश्चन में अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता हूं तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि अगर आपने इस चार्ज पार्टिकल को हल्का सा ऐसे ऊपर डिस्प्लेस किया तो ये फिर दूर भाग जाएगा, आप चेक करके देख सकते हो। तो ये चार्ज इस डायरेक्शन वाले मोशन के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इस डायरेक्शन वाले मोशन के लिए अनस्टेबल है। ओवरऑल अगर, वैसे तो मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि भाई इस डायरेक्शन में स्टेबल, इस डायरेक्शन में अनस्टेबल, बट इन जनरल अगर मैं पूछूं स्टेबल अनस्टेबल तो वी से अनस्टेबल। स्टेबल हम बोलेंगे जब हर तरफ से स्टेबिलिटी आ रही हो, ठीक है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में इसी रॉड को मैंने ऐसे यहां से सस्पेंड कर दिया मिडिल से, या मान लो एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड मेरे पास ऐसे शेल है, इस तरह से ये शेल ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज है और इसके अंदर मैंने एक चार्ज पार्टिकल को यहां कहीं रख दिया, तो दैट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आप इस रॉड को कहीं भी ऐसे लेफ्ट राइट डिस्प्लेस करो, इट विल रिमेन इन दिस पोजीशन ओनली। ये चार्ज क्यू को यहां कहीं भी ले जाओ, इट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। वहां पे पोटेंशियल एनर्जी उसकी लेफ्ट राइट डिस्प्लेस करने से कम ज्यादा नहीं हो रही, इट इज कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन आता है कोई, जहां पे हमें पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ x के साथ गिवन है, इस तरह से ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ गिवन है, तो दैट इज वेरी क्लियर। ये पोजीशन 1 इज रिप्रेजेंटिंग स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पे ये जीरो वाले पॉइंट्स को देखने की कोई जरूरत नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ में जीरोज, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, हैव नो सिग्निफिकेंस इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है क्योंकि इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है। तो पोटेंशियल एनर्जी वाले ग्राफ को देख के तो आप तुरंत बता दोगे स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। इंटरेस्टिंग इज जब फोर्स का ग्राफ हो। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन देखना, इसके बाद पावर भी है, सॉरी वो भी खत्म कर ही लेंगे। एफ वर्सेस एक्स ग्राफ, लेट अस से एफ वर्सेस एक्स ग्राफ ऐसा है, तो कंजर्वेटिव फोर्स है ये, ओके, एंड दिस फोर्स इज ओनली वन डायमेंशनल। कभी भी ऐसे ग्राफ दिया हो ना एफ वर्सेस एक्स, तो नॉर्मली ये जो फोर्स है ये एक्स के अलॉन्ग ही है। वैसे आप ध्यान दे लेना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं कि ये फोर्स का कंपोनेंट तो वाई है और वेरी एक्स के साथ कर रहा है, तो इन दैट केस वी नीड टू बी केयरफुल। फिलहाल तो ये फोर्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। यहां पे इस पॉइंट का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ये पॉइंट 1 इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये पॉइंट 2। तो ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ में मैक्सिमा मिनिमा चेक करो फॉर इक्विलिब्रियम, फोर्स के ग्राफ में जीरोस को चेक करो। नाउ 1 और 2 इक्विलिब्रियम पोजीशन तो है, बट स्टेबल या अनस्टेबल दैट वी नीड टू चेक। तो दो तरीके हैं हमारे पास। इस पोजीशन 1 पर अगर मैं ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो df अपॉन dx पॉजिटिव आ रहा है, स्लोप पॉजिटिव है, सो दिस इज d बाय dx ऑफ f को मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ du बाय dx, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो यहां से डी स्क्वायर यू बाय dx स्क्वायर निगेटिव आ जाएगा, ये माइनस साइन की वजह से। इसका मतलब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और यहां पे df बाई dx निगेटिव आएगा तो ये पॉजिटिव आएगा, ये स्टेबल। तो एक तो तरीका ये है, पॉइंट 1 पे अनस्टेबल आ रहा है और पॉइंट 2 पे स्टेबल। दूसरा तरीका जो हमारा चेक करने का है दैट इज
रियल मोशन को एनालाइज करके भी हम चेक कर सकते हैं। अगर मैं इस ब्लॉक का इस सरफेस पे रियल मोशन, ये तो ग्राफ था, ये ग्राफ तो मुझे x के साथ फोर्स कैसे बदल रहा है वो बता रहा था। अगर मैं रियल सिचुएशन देखूं तो ये ब्लॉक जब यहां पर है तो नेट फोर्स जीरो है, ये ब्लॉक जब यहां पर है तो नेट फोर्स जीरो है। पोजीशन 1 और 2 के बीच में द फोर्सेस ऊपर ऊपर दिखा रखा है। मतलब क्या, जब भी आप एक वेक्टर क्वांटिटी का ग्राफ बना रहे हो, ऊपर है ग्राफ तो इसका मतलब वो डायरेक्शन राइट है, नीचे है तो लेफ्ट है, तो इसका मतलब इस जोन में कंजर्वेटिव फोर्स का डायरेक्शन राइट को है। ऐसे 1 से लेफ्ट को फोर्स नेगेटिव दिखा रखा है, मतलब फोर्स का डायरेक्शन इधर है। 2 से उधर फोर्स नेगेटिव, मतलब फोर्स का डायरेक्शन ये। यहां से अब वेरी क्लियर, जैसे ही आप इस पार्टिकल को 1 से राइट करोगे ये फोर्स खींच ले जाएगा, 1 से लेफ्ट करोगे ये खींच ले जाएगा, यानी 1 इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, 2 से इधर किया वापस आना चाहता है, 2 से उधर किया तो ये वाला फोर्स खींच ले जाएगा। ओके, ये मैंने मिस्टेक कर दी, ये नेगेटिव है तो दिस फोर्स इज टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, तो ये स्टेबल, क्योंकि जैसे ही आपने इसको राइट किया ये नेगेटिव फोर्स लेफ्ट को इसे वापस लाना चाहेगा, तो 2 इज स्टेबल, दिस इज अनस्टेबल। बाकी f वर्सेस x ग्राफ कभी भी गिवन हो तो उसका एरिया गिव्स अस वर्क डन, दिस एरिया विल गिव अस वर्क डन। ओके, पावर का ऐसे ही वर्बरी, पावर इज फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट, आप लिख ही लेते हैं। एवरेज पावर कभी भी आपको चाहिए, एवरेज पावर इज टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, ये आप निकालोगे आप एवरेज पावर को। टोटल वर्क डन आएगा फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को इंटीग्रेट करके डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। दिस इज द वे यू कैन फाइंड एवरेज पावर। तो एवरेज पावर अगर आपको T1 से T2 तक चाहिए तो T1 से T2 तक का वर्क डन निकालो डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। इंस्टेंटेनियस पावर अगर चाहिए आपको तो उसके लिए आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो dw/dt है। इंस्टेंटेनियस पावर ढूंढना है, दैट इज dw/dt। वन मेथड इज दिस, वर्क डन के एक्सप्रेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, अच्छे न्यूमेरिकल्स कुछ है। दूसरा, इंस्टेंटेनियस पावर के लिए dw को आप लिखो फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन dt, dr अपॉन dt हो जाएगा वेलोसिटी, तो दिस इज फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस पावर बताने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, dw/dt या f डॉट v। एवरेज पावर के लिए ओनली दिस वन। ठीक है, अगली क्लास में अब हम वर्क पावर एनर्जी के डिफरेंट वेराइटीज ऑफ न्यूमेरिकल्स इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर के भी रिपीटेटिव नहीं, I will try to pick a different variety of numericals along with some other conceptual numericals. Thank you, bete.